नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे का एक फेज पूरा हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने कई बड़े ऐलान भी किए। इस दौरान राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने का ऐलान किया। यहां पर स्कूल खोला जाएगा। राजापुर को उप तहसील का दर्जा भी दिया जाएगा। वहीं मांड तहसील पर हर्रापार में पुल बनाया जाएगा, ये बघेल की तरफ से कहा गया। राजापुर हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल निर्माण की भी घोषणा उनकी ओर से की गई। वहीं सरगुजा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। सीएम बघेल ने कहा कि हमारी सरकार गौठान में गोबर खरीदी का काम कर रही है, जिससे लोगों को फायदा भी मिल रहा है। और अब गोबर से सरगुजा जिले के ग्राम बटवाही के स्वयं सहायता समूहों द्वारा गोबर से पेंट भी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, जिससे जमीन की उर्वरता बनी रहे। इस दौरान सीएम ने महंगाई और बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। साथ ही कहा कि 2023 में भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप लोगों ने देखा कि जिस प्रकार से गौठान हम लोगों ने निर्माण किया, तो जो खुले में जो जानवर घूम रहे थे उसमें कमी आई। लगभग 30% उसमें कमी आई है। रोड एक्सीडेंट में बहुत भारी कमी आई है। तो इस गौठान योजना का लाभ, जहाँ छोटा जानवर से लोग परेशान होते थे, उसमें कमी आई है। जब ये आए सत्ता में तो इनने हमें कोल नीति बनाई, आक्शन किया, राज्यों को आक्शन में जब नहीं हुआ तो राज्यों को आवंटित करना शुरू किया। आज कोयला ढुलाई के लिए सैकड़ों ट्रेनें रद्द कर दी गई। हमारे छत्तीसगढ़ में भी ट्रेनें बंद हुई है। देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि गुड्स ट्रांसपोर्टिंग के लिए पैसेंजर ट्रेन बंद किया जाए, लेकिन ये पहली बार, इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये करने के पीछे क्या उद्देश्य है? एक तत्कालिक कारण वो कोयला बता रहे हैं, लेकिन दूरगामी ये है कि ये ऐसे ट्रेन जो घाटे में सबको बंद करेंगे। महंगाई बढ़ाने का काम तो केंद्र सरकार कर रही है। पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, वो सारी चीज़ वही कंट्रोल होना चाहिए। सीमेंट हो, छड़ हो, सबके उससे प्रभावित हो रहा है। अब आप पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। तो आप मकान बनाने से लेकर आपके घरेलू उपभोग की जितनी भी वस्तुएं हैं उसकी कीमतें बढ़ेगी। तेल हो, दाल हो, मसाले हो, अनाज हो, सबकी कीमत बढ़ाना है। तो भारत सरकार ये कहती है कि कीमत वो बढ़ाए, हमको कहते हैं कि आप वेट कम कर दीजिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंबिकापुर के राजापुर में भेंट मुलाकात के दौरान कई बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने राजापुर को उप तहसील का दर्जा दिलाने का ऐलान किया। इसके अलावा राजापुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने, मांड नदी पर हर्रापार में पुल बनाने और हाई स्कूल में बाउंड्री वॉल का निर्माण कराने की घोषणा सीएम ने की। राजापुर में जल्द ही ग्रामीण सहकारी बैंक खोला जाएगा। पेयजल के लिए नल जल योजना की शुरुआत भी की जाएगी। वहीं मैनपाट में स्टेडियम का निर्माण भी सरकार करवाएगी। सीएम ने क्षेत्र की जनता को विकास की बड़ी सौगात दी है, जिसके तहत समनिया से सिकनिया तक और कदनिया से समनिया मैनपाट तक सड़क निर्माण का काम किया जाएगा। तो अंबिकापुर में सीएम बघेल ने भेंट मुलाकात की और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से की गई। मैनपाट में स्टेडियम निर्माण की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई। कदनई से समनिया मैनपाट तक सड़क निर्माण किया जाएगा। वहीं मांड नदी पर हर्रापार में पुल बनाया जाएगा। ये भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां कांग्रेस के चिंतन शिविर में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के कई नेता। चिंतन शिविर के लिए छत्तीसगढ़ से आज कई नेता रवाना भी होंगे। सीएम बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव रवाना होंगे। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, विधायक विकास उपाध्याय भी इस दौरान रवाना होंगे और शामिल होंगे। इसमें
13, 14, 15 मई को उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है। शिवम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शिवम, 3 दिन के लिए उदयपुर में ये जो कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, कितना अहम ये चिंतन शिविर, और तमाम नेता इसमें शामिल होने वाले हैं, कई दिग्गज नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अंजलि, निश्चित रूप से देखिए जिस तरीके से देखने को मिला कि कांग्रेस बीते 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें कांग्रेस को एक बड़ी हार मिली और उसके बाद ये कांग्रेस का चिंतन शिविर लग रहा है जो राजस्थान के उदयपुर में आयोजित है वो आगामी 3 दिनों तक रहने वाला है। 13, 14 और 15 मई तक कांग्रेस का ये चिंतन शिविर रहेगा और इस चिंतन शिविर में छत्तीसगढ़ समेत देश भर से कांग्रेस के बड़े नेता जो है इस चिंतन शिविर में शामिल होने वाले हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता और राहुल गांधी की उपस्थिति में ये चिंतन शिविर होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत तमाम राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और कई दिग्गज नेता इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। अगर हम छत्तीसगढ़ के लिहाज से अगर बात की जाए चिंतन शिविर की, तो निश्चित रूप से ये काफी ज्यादा अहम छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी माना जा रहा है, क्योंकि आगामी दिनों जो है छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर के भी एक जो है ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सकता है इस चिंतन शिविर में। जैसा कि बीते दिनों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये साफ कर दिया था कि कई विषयों को लेकर के जिम्मेदारियां सौंपी गई है, उन जिम्मेदारियों को लेकर के समीक्षा की जाएगी, जो टास्क दिए गए थे उसके फीडबैक लिए जाएंगे और आगामी क्या रणनीति रहने वाली है कांग्रेस की उसको लेकर के विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो निश्चित ही काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है 3 दिवसीय ये चिंतन शिविर कांग्रेस का। छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और विधायक और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय भी इस चिंतन शिविर में शामिल होंगे। हालांकि अभी टाइम सामने नहीं आया है, लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता शिवम, हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी छवि को मजबूत किया है। लगातार वो अब दौरा कर रहे हैं, एक फेज उनके दौरे का कंप्लीट भी हो चुका है। ऐसे में ये जो शिविर होने वाला है, चिंतन जो शिविर होने वाला है, ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यहाँ पर एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा, या फिर ये कहा जाए जैसा कि अक्सर होता भी आया है, छत्तीसगढ़ को एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत किया जाता रहा है। बिल्कुल अंजलि, देखिए निश्चित रूप से जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की सरकार जो है काम कर रही है बीते 3.5 सालों में, तो निश्चित ही ये कांग्रेस के लिए जो है राष्ट्रीय स्तर पे भी छत्तीसगढ़ एक मॉडल जो है साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्य योजना, राज्य सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर के कई बार खुद राहुल गांधी भी अलग अलग राज्यों के चुनावी सभा में छत्तीसगढ़ सरकार की तारीफ कर चुके हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के कामकाजों की तारीफ कर चुके हैं। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ सरकार जिस ओर काम कर रही है बीते 3.5 सालों से, अगर बात की जाए गोधन न्याय योजना की या फिर राजीव गांधी न्याय योजना की, ऐसी तमाम कई महत्वाकांक्षी योजनाएं जो राज्य सरकार की इस वक्त चल रही है प्रदेश में, तो वो निश्चित ही कांग्रेस के लिए एक मॉडल जो है साबित हो चुका है। और आगामी चिंतन शिविर में भी इस मॉडल को लेकर के भी विस्तार से चर्चाएं होने की संभावनाएं जताई जा रही है और ये भी संभावनाएं है कि आगामी दिनों कांग्रेस एक नई स्ट्रेटेजी लेकर के, छत्तीसगढ़ मॉडल की स्ट्रेटेजी को लेकर के कई राज्यों में जो है उतर सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तमाम ऐसी घोषणाएं करने के बाद यहाँ पर तमाम तरीके के जो लोगों को लाभ है वो देने का प्रयास भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। और चलिए इसी वक्त एक बड़ी खबर का भी हम रुख कर लेंगे। रायपुर से खबर, जहां रविशंकर विश्वविद्यालय की संपत्ति कुर्क करने का मामला जो है वो सामने आया है। कुर्की और जमीन अधिग्रहण पर आज सुनवाई होने जा रही है। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। रविशंकर विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने पूरी तैयारी की है। आज दोपहर 1 बजे फैसला आ सकता है इस मामले में। तो रविशंकर विश्वविद्यालय की संपत्ति कुर्क करने के मामले में आज सुनवाई होने जा रही है। कुर्की और जमीन अधिग्रहण पर आज सुनवाई होगी। शिवम, आज रविशंकर विश्वविद्यालय की संपत्ति जो कुर्क हुई है उस पर फैसला दोपहर 1 बजे आ सकता है। सुनवाई आज होने जा रही है। बिल्कुल
बिल्कुल अंजलि, निश्चित रूप से जिस तरीके से किसानों की जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा वसूलने के मामले में रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुलसचिव समेत तमाम अधिकारियों की गाड़ियों को कुर्क कर लिया गया था। इसके साथ ही कुलसचिव और कुलपति के दफ्तरों की टेबल, कुर्सी, सोफा समेत कई टीवी सेट और सिस्टम्स को जो है वो कुर्क कर लिया गया था। उसके बाद अब ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के जो जमीनें हैं, जो भवन है, उसे भी अब जो है अधिग्रहित कर उसे भी कुर्क की जो है कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद अब जो है पूरा मामला हाईकोर्ट पहुंच चुका है और आज हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। बता दें कि इस सुनवाई को लेकर के विश्वविद्यालय के तमाम बड़े अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी बीते दिनों कई दौर की बैठकें की और बैठकों के बाद कई तैयारियां भी कर ली है। कई जो है मुआवजे राशि का मिलान किया जा चुका है, कलेक्टर परिसर में बैठक हो चुकी है और कई मिलान करने के बाद आज जो है इस मामले पर सुनवाई होनी है और ये भी संभावनाएं जताई जा रही है कि दोपहर 1 बजे तक इस पूरे मामले पे सुनवाई के बाद कुछ न कुछ अहम फैसला जरूर आ सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इस फैसले पर आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया शुभम आपका जुड़ने के लिए। बिलासपुर से अब खबर, जहां झीरम घाटी कांड के नए आयोग की कार्यवाही पर रोक। बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है। अगली सुनवाई अब 4 जुलाई को होनी है। कोर्ट ने राज्य शासन और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। तो बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। नेता प्रतिपक्ष ने आयोग की वैधानिकता को चुनौती दी है। झीरम जांच को लेकर बने नए आयोग की वैधता को लेकर लगाई गई जनहित याचिका मामले में हाईकोर्ट की प्रारंभिक सुनवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का एक बयान सामने आया। इस मामले में पिटिशनर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना यह है कि सरकार के राजनीतिक कारणों से नए आयोग का गठन किया गया है। पूर्व की रिपोर्ट को भी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लिहाजा हमने हाईकोर्ट में नए कमीशन के गठन को चुनौती दी है। सरकार को बताना चाहिए कि वो पुरानी रिपोर्ट को पटल पर रखने से बचना क्यों चाहती है। मामले में पिटिशनर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सरकार झीरम मामले में अपनी जवाबदेही से बचना चाहती है। हमने कहा कि जब एक मामले में एक कमीशन जब बनाया गया और कमीशन जब जांच कर ले तो प्रतिवेदन वहां पर आना चाहिए, लेकिन आनंद फानन जो सरकार अपने जवाबदारी से भाग रही है और आनंद फानन में दूसरा कमीशन उन्होंने बना दिया और दूसरा कमीशन बना करके जांच उन्होंने प्रारंभ कर दिया। आखिर मुझे ये बताइए कि उस कमीशन के कानूनी वैधता क्या रहेगी। जब कमीशन कोई बनाया जाता है, प्रतिवेदन आता है, तो उस पर पूरे सरकार को गंभीरता के साथ में परीक्षण करानी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जांच से छत्तीसगढ़ की सरकार घबराई हुई है। झीरम मामले में नए जांच आयोग पर बिलासपुर हाईकोर्ट के स्टे के बाद एक बार फिर सियासत अब तेज हो गई है। सीएम बघेल ने कहा कि सरकार आयोग के माध्यम से अगर जांच को आगे बढ़ा रही है तो बीजेपी उसे रोक रही है। आखिर बीजेपी चाहती क्या है। वहीं इस मामले में पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि झीरम घाटी की घटना को लेकर पिछली सरकार ने जस्टिस प्रशांत मिश्रा आयोग का गठन किया। 8 साल की मेहनत के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी, लेकिन सरकार ने रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर पेश नहीं की, नए आयोग का गठन कर दिया। क्या बात है जिसको छुपाना चाहते हैं। सवाल तो इस बात का है, झीरम में हमारे नेता शहीद हुए, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्याचरण शुक्ल, उदय मुदलियार, बहुत हमारे नेता शहीद हुए। हमारे अधिकारी कर्मचारी जो सुरक्षा में थे उनकी शहादत हुई है। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी एनआईए वापस नहीं करती। हम मांगते हैं उसे एनआईए से कि आप जब जांच पूरा कर लेते हमको वापस करो, वो भी नहीं करते। अब आयोग के माध्यम से यदि जांच को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें रोक लगाने की बात कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी आखिर चाहती क्या है। झीरम घाटी की घटना को लेकर सरकार ने पिछली सरकार ने मिश्रा आयोग का गठन किया, जिसमें जस्टिस मिश्रा ने लगातार मेहनत करके 8 साल में एक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट राज्य सरकार को दी। मगर राज्य सरकार ने उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल में न रखते हुए एक और आयोग गठन के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और आयोग का गठन किया और आयोग ने अपना काम प्रारंभ भी कर दिया। इसको जब चुनौती दी गई हाई कोर्ट में तो माननीय न्यायालय ने
इस सारी प्रक्रिया को स्थगित किया है, स्टे दिया है, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया ना कानून सम्मत है, ना विधि सम्मत है, ना किसी प्रकार की कानून का पालन हुआ है। कोरबा में हाथियों ने माननीय का रास्ता रोक लिया। चिरमिरी मार्ग पर पहुंचा 7 हाथियों का झुंड। घंटों फंसे रहे पाली तानाखार विधायक मोहितराम। वहीं आपको बताएं कि केरकेट्टा सड़क के दोनों तरफ लंबी वाहनों की कतारें भी लग गईं। तो हाथियों का दल यहां पर पहुंचा और उसी दौरान यहां पर विधायक का रास्ता भी रोक लिया गया। चिरमिरी मार्ग पर 7 हाथियों का झुंड जो है वो पहुंचा और उसी दौरान यहां पर वाहनों की लंबी कतारें भी देखने को मिली। रायपुर में स्वच्छता के मामले में शहर को नंबर 1 बनाने नगर निगम की टीम गई थी। इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली। महापौर के साथ पार्षदों ने भी इंदौर, चंडीगढ़ और मोहाली का दौरा कर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। महापौर ने कहा कि हमें रायपुर में सूखा और गीला कचरे के बारे में ही जानकारी दी गई थी। इंदौर में 6 तरह के कचरों का कलेक्शन किया जाता है। वहाँ 3 प्रकार के यूजर चार्ज लिए जाते हैं। वहीं फ्लैक्स लगाने के लिए नगर निगम की परमिशन जरूरी है। पुलिस से ज्यादा सक्रिय वहाँ नगर निगम है। उसी तरह हमें रायपुर को भी नंबर 1 लाना है। हमें भी केंद्र से मदद मिलेगी तो शहर को इससे काफी बेहतर स्थिति में लेकर जाएंगे। हमारे पास संसाधनों की कमी है। हमारी दौड़ आज भी नंबर 1 के लिए है। बहुत सारी चीज हम लोग ने इंदौर और चंडीगढ़ और मोहाली में हमने देखी। निश्चित तौर पर विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में हम पूरे सभी जनप्रतिनिधि इकट्ठा बैठ के इसकी एक प्लानिंग करके आप लोगों को रायपुर शहर में दिखाई देगा। और वो दिन दूर नहीं कि हम भी जो है रायपुर शहर भी हमारा नंबर 1 रहेगा। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे इस महीने के अंत में जारी किए जा सकते हैं। रिजल्ट को लेकर मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से चर्चा में कहा कि अभी गणना का काम जारी है। जैसे ही काम खत्म होगा रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। वहीं इस बार मेरिट सूची भी जारी की जाएगी। मेरिट लिस्ट में आने वाले बच्चों को इस बार हेलीकॉप्टर की सैर भी करवाई जाएगी। छत्तीसगढ़ में 10वीं और 12वीं के नतीजे कब आएंगे, ये तमाम बातों को जानने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे, नतीजे को लेकर के बच्चे काफ़ी इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक नतीजे जारी होने की घोषणा हो सकती है? परीक्षाएं हो गई हैं, उसका मूल्यांकन का काम चल रहा है। मूल्यांकन काम जैसे पूरा होता है उसके रिजल्ट की घोषणा हम लोग करेंगे। सर, ये बात कही जा रही थी कि 15 मई तक जो है परिणाम आ सकते हैं, आप क्या कहते हैं? ये आकलन है, वो आकलन तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि इसी महीने में के अंदर रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। पुनर्मूल्यांकन की आपने बात कही है, इस बार ऑफलाइन परीक्षा ली गई है, तो मेरिट लिस्ट भी इस बार जारी किए जा सकते हैं ना? बिल्कुल, इस बार भी मेरिट लिस्ट जारी होगा और बाकी उसमें देखेंगे उसमें। अच्छा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि मेरिट लिस्ट में जो बच्चे आते हैं उनको हेलीकॉप्टर की सैर कराएंगी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो बड़ा अच्छा खुशखबरी है, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है। और मेरे विधानसभा क्षेत्र में अभी हम लोग गए थे वहाँ पे, तो आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम के जो स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे इसमें कहा कि भाई अगर मेरिट में आओगे 10वीं और 12वीं तो हम घुमाएंगे। वहाँ के बच्चे लोगों ने कहा कि हमको अभी भी घुमाओ, हम लोग मेरिट में आएंगे। फिर वहाँ पे बच्चों को हम लोग ने घुमाया, वहाँ पे जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके छोटे छोटे क्लास के बच्चे को उनको आनंद आया। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है और ये जब पूर्ण हो जाएगा तो रिजल्ट घोषित कर दिए जाएंगे और जो बच्चे मेरिट लिस्ट पर आएंगे, जो बच्चे टॉप करेंगे, उन्हें हेलीकॉप्टर की सैर भी कराई जाएगी। कैमरामैन रविंद्र नागलकर के साथ सुप्रिया पांडे, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बस्तर में इन दिनों वेब सीरीज आर या पार की शूटिंग चल रही है। जाने माने अभिनेता परेश रावल के बेटे इसमें लीड रोल में हैं, जबकि आशीष विद्यार्थी सहित कई नामी एक्टर और एक्ट्रेस भी वेब सीरीज में किरदार निभा रही हैं। मुंबई से पहुंची टीम 10 दिन तक बस्तर के अलग अलग जगहों में शूटिंग करेगी। खबर रायपुर से, जहां पंचायती राज अधिनियम की किसी तरह से बखिया उधेड़ी जा रही हैं, जिसका
जीता जागता नमूना तिल्दा के ग्राम पंचायत टंडवा में देखने को मिला। इस गांव के जनप्रतिनिधियों और पंचायत सचिव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पंचायत की राशि को अपने निजी खातों में अंतरिम कर लिया। वहीं मामले की जानकारी जब गांव को उप सरपंच को लगी तो उसने इसकी शिकायत एसडीएम तिल्दा से कर दी, जिसके बाद ग्राम सचिव के बयान से हलचली यहां पर पैदा हो गई। अब उस आधार पे तो होगा सर, लेकिन क्या है बार बार ये बात आ रहे थे पंचायत में और पंच लोग भी मतलब सब सहमति दिए कि नहीं दे दो, जारी कर दो करके, तो इसको भुगतान किया गया है। बस्तर में नक्सलवाद के साथ ही बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है। हर साल लगातार बस्तर में बेरोजगारों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। बेरोजगारी की वजह से बस्तर में पलायन भी बड़ी ही समस्या बन रहा है। रोजगार की तलाश में ग्रामीण अंचलों के युवा शिक्षित होने के बावजूद भी दूसरे राज्यों में मजदूरी करने को मजबूर हो चुके हैं। बस्तर में बीते 1 महीने से मनरेगा के अधिकारी, कर्मचारी और रोजगार सहायक के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से जिले के लाखों ग्रामीणों के सिरों से रोजगार का साया छिन गया है, जिससे बस्तर से पलायन करने की गति अब बढ़ने लगी है। इधर इस पूरे मामले पर बस्तर कलेक्टर रजत बंसल का कहना यह है कि पलायन को रोकने के लिए लगातार राज्य सरकार के साथ ही जिला प्रशासन काम कर रही है। मार्च से मई तक का जो मंथ होता है वो हमारा पीक टाइम होता है, जिसमें हमारे सबसे ज़्यादा लेबर चलते हैं और हमारे ज़िले में लगभग 25,000 से ज़्यादा लेबर कार्यरत रहते हैं। परंतु आज जब हम हड़ताल में बैठे हैं तो आज की स्थिति में लेबर नहीं है। जो रोजगार गारंटी है वो गांव में रह के उनको रोजगार देने का था, बट आज के डेट में वहाँ पे कोई भी रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वो अब वहाँ से पलायन करके दूसरे शहरों में काम की तलाश में जा रहे हैं। बस्तर जिले में कुछ लोगों का बाहर पलायन होता था मजदूरी को लेके, और उसको लेकर के जो डिस्ट्रेस माइग्रेशन होता था, यदि बाहर जाके बंधक बनाया जाता है, किसी प्रकार की उनको दिक्कत बाहर सामना करनी पड़ती है, तो उसके लिए हमने एक विशेष टीम यहाँ गठित की है। लेबर इंस्पेक्टर्स उसमें ड्यूटी लगी है और अभी हाल में ही हमारे लोग आंध्रा, तेलंगाना और अन्य राज्यों में जा करके लोगों को लेकर के भी आए हैं, वहाँ के स्थानीय प्रशासन से मदद करके। और साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार बस्तर में पलायन कम से कम हो, उसको देखते हुए लगातार यहाँ पर रोजगार के नए नए अवसर लोगों को दिए जा रहे हैं, स्वरोजगार के भी अवसर दिए जा रहे हैं और निश्चित रूप से लोगों का सहयोग भी इसमें मिल रहा है। मुंगेली जिले के लोरमी नगर पंचायत क्षेत्र में इन दिनों अवैध प्लॉटिंग का खेल जोरों पर चल रहा है, जहां क्षेत्र में सारे नियमों को ताक पर रखते हुए सक्रिय भूमाफिया धड़ल्ले से अवैध प्लॉटिंग कर सरकार को लाखों रुपए राजस्व का चूना लगा रहे हैं। वहीं इसके साथ ही बिना लाइसेंस के भूमाफिया मनमाने दामों पर प्लॉट की बिक्री कर रहे हैं। हालांकि जमीन से जुड़े अवैध प्लॉटिंग के मामले में एसडीएम मेनका प्रधान ने कहा कि स्थल निरीक्षण के बाद संबंधित तो यहां पर नोटिस जारी कर दिया जाएगा, जिस पर जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। अवैध प्लॉटिंग की शिकायत मिली थी, उसके पश्चात जांच किया गया है। मेरे द्वारा भी मौका निरीक्षण किया गया है, इसमें पटवारी को निर्देशित किया गया है, उनके द्वारा प्रतिवेदन भेज दिया गया है, तो संबंधित को नोटिस जारी कर जवाब लिया जाएगा। ये पुराना तालाब रही से साधु महात्मा के हाथी भी आवे पधार है और गुजर बसर पूरा किसान का तिसिमा और साथ में कुछ दिन से खेती भी होते रही से और बीच में बिक्री भी होगी से बिक्री करके और प्लाट नाग बेचत भी नहीं निस्तारी तालाब है। हाँ तालाब यही है। अभी का स्थिति है, प्लाट कटेगा, प्लाट कटे है, वहाँ प्लाट कटे थे, सब खंभा गड़े गड़े हैं, तालाब ही बन जाए ज़्यादा अच्छा है और सबके वहाँ गुजर बसर होएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।